गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा अकाउंटिंग मैनेजमेंट एंड रिपोर्टिंग का लेक्चर है अभी। तो जैसा कि हमने कल किया था अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, क्लियर, वो आप हमने डिटेल में उसको स्टडी किया था। अभी हम करेंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, क्लियर। तो सबसे पहले कंसेप्ट है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी मतलब पहचान, ठीक है। तो कहते हैं जो बिजनेस एंड इट्स ओनर शुड बी ट्रीटेड सेपरेटली एज फॉर एज देयर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आर कंसर्न्ड। कहते हैं जो बिज़नेस है और जो ओनर है, बिज़नेस का मालिक, ओनर जो बिज़नेस है और जो बिज़नेस का मालिक है उसकी कहते हैं बिज़नेस के अलावा अलग पहचान होनी चाहिए। उन दोनों को क्या करना है, बिज़नेस को और अपने आप को क्या करना है, सेपरेटली ट्रीट करना है, क्लियर। सेपरेटली ट्रीट कैसे करेगा, जैसे कि जो भी बिज़नेस का प्रॉफिट हो रहा है, जो भी बिज़नेस के रेवेन्यू हो रहे हैं, ठीक है, वो क्या करना है, जो उसका बिज़नेस के एक्सपेंसेस हैं, बिज़नेस के रेवेन्यूज़ हैं, उनको अपने पर्सनल रेवेन्यूज़ और एक्सपेंडिचर्स में होच पोच नहीं करना, उसके साथ उसको मिक्स नहीं करना। कहते हैं जो भी उसका एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जो वो बिज़नेस के एक्सपेंसेस कर रहा है उसको अलग से रिकॉर्ड करना है, जो उसके हाउस होल्ड के एक्सपेंसेस हैं या हाउस होल्ड के रेवेन्यूज़ हैं उसको अलग से रिकॉर्ड करना है। कहते हैं बिज़नेस और ओनर की जो है वो सेपरेट आइडेंटिटी है इन रिलेशन टू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जो भी उसने ट्रांजैक्शन करनी है बिज़नेस के रिलेटेड या हाउस होल्ड के रिलेटेड, वो दोनों क्या करनी है, उसने सेपरेटली शो करनी है। सेम बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में वो शो नहीं कर सकता। जब जो वो बिज़नेस के अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहा है उसमें वो अपने हाउस होल्ड के एक्सपेंसेस जो है वो शो नहीं करेगा, क्लियर। तो फर्स्ट क्या है, बिज़नेस एंटिटी कंसेप्ट। बिज़नेस और ओनर की, बिज़नेस जो उसका ओनर है, जो उसका मालिक है, उसकी क्या है, सेपरेट एंटिटी है फ्रॉम द बिज़नेस इन रिलेटेड टू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के रिलेटेड वो क्या करेगा, अपने आप को बिज़नेस से और अपने हाउस होल्ड के एक्सपेंसेस या रेवेन्यू को सेपरेटली ट्रीट करेगा, क्लियर। उसके बाद है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है, only business transaction that can be expressed in terms of money are recorded in accounting, though records of other type of transaction may be kept separately. इस मनी अंडर द मनी मेजरमेंट कंसेप्ट इट एक्सप्लेन कि जो बिज़नेस ट्रांजैक्शन है वो क्या होनी चाहिए, वो हमने वही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है जिसकी मनी वैल्यू है, ठीक है। जैसे सपोज करो मनी वैल्यू, जो कोई भी चीज़ हम गुड्स हम ख़रीदते हैं, ठीक है, जो भी कोई चीज़ हम मार्केट से बाय करते हैं या सेल करते हैं, उन सब की क्या होती है, एक वैल्यू होती है, एक प्राइस होता है, ठीक है। जिस चीज़ का प्राइस में, जिस चीज़ को हम प्राइस सकते उसकी क्या होगी, जिस चीज़ को हम प्राइस में डिनोट नहीं कर सकते उनको हम सेपरेटली शो करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में, ठीक है। हम वही ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करते हैं अकाउंटिंग में जिनकी मनी वैल्यू है, क्लियर। तो इसमें यही लिखा है कि ओनली दोज ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, क्लियर। उसके बाद क्या है, ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कहते हैं एवरी क्रेडिट हैज़ डेबिट, एवरी क्रेडिट हैज़ डेबिट। अगर हम किसी चीज़ को क्रेडिट कर रहे हैं तो मीनवाइल उसी टाइम पे हम क्या करेंगे, उसी अमाउंट से हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कैसे, सपोज करो एक है कस्टमर, एक है सेलर, ठीक है। कस्टमर ने कोई चीज़ खरीदी सेलर से, ठीक है, तो कस्टमर की सपोज करो कस्टमर है, कस्टमर ने फर्नीचर खरीदा है सेलर से, ठीक है। XYZ कंपनी है, सेलर है उसका नाम, ठीक है। कस्टमर का नाम है राम, क्लियर। तो राम ने फर्नीचर खरीदा है XYZ कंपनी से, ठीक है। तो राम की बुक्स में अकाउंट एंट्री क्या होगी, राम की बुक्स में एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। क्यों, क्योंकि राम ने क्या किया, फर्नीचर को ख़रीदा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश मतलब जो राम है उसकी बुक्स में एंट्री क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। हमने फर्नीचर को डेबिट किया और कैश उसको पे किया। कैश टू कैश मतलब कैश जो है फर्नीचर हमने ख़रीदा और कैश क्या किया, सेलर को पे कर दिया, ठीक है। तो उसी टाइम पे सेलर की अकाउंट में एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, क्योंकि सेलर के पास कैश आया और फर्नीचर गया, ठीक है। तो सेलर के अकाउंट में एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। सेम
देखो, जो चीज़ को हमने कस्टमर की बुक्स में हमने जिस चीज़ को डेबिट किया था, उसी चीज़ को हमने क्या किया, सेलर की बुक्स में उसी चीज़ को हमने क्या किया, क्रेडिट किया। क्लियर? तो ये है ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। एवरी डेबिट हैज़ क्रेडिट। ठीक है, अगर हम किसी चीज़ को डेबिट कर रहे हैं तो उसी अमाउंट से वो चीज़ क्या होगी, क्रेडिट भी होगी। क्लियर? तो दैट इज़ कॉल्ड ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। उसके बाद क्या है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। एज पर द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट in accounting, a business is expected to continue for a fairly long time and carry out its commitment and obligation. This assumes that business will not to be forced stop functioning and liquidate its asset at a fire sale price. Going concern concept. Going concern मतलब चलते रहना। कहते ये अकाउंटिंग में हम जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो ये हम मान के चलते हैं कि बिज़नेस जो है वो चलता रहेगा, बिज़नेस कभी भी हमारा ख़त्म नहीं होगा। हमने जब तक हमारी लाइफ है तब तक हमने अपना बिज़नेस को रन करना है, ये हम अकाउंटिंग में मान के चलते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग में हमने ये एक्सपेक्ट करना है कि बिज़नेस जो है वो क्या करेगा, लॉन्ग टाइम तक चलता रहेगा और उसके जो एसेट है, एसेट मतलब जो भी बिज़नेस की प्रॉपर्टी है वो कभी भी सेल नहीं होगी। हमने ये मान के चलना है बिज़नेस में कि जो भी हम बिज़नेस को चला रहे हैं, जो भी हम बिज़नेस रन कर रहे हैं, वो जब तक हमारी लाइफ है तब तक चलता रहेगा और उसकी जो एसेट है वो हम कभी भी सेल नहीं करेंगे। क्लियर? उसके बाद है कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट, the fixed asset of a business are recorded on the basis of their original cost in the first year of accounting. Subsequently, these assets are recorded minus depreciation. No rise or fall in market price is taken into account. The concept applies only to a fixed asset. The fixed asset of business are recorded on the basis of their original cost. Cost concept के अकॉर्डिंग क्या है, कहते जो भी हमने एसेट खरीदी है उसको उसकी ओरिजिनल प्राइस पे रिकॉर्ड करना है। जैसे सपोज़ करो आज हमने एसेट खरीदी है, आज की डेट पे है, जैसे 11 अगस्त को हमने कोई चीज़ खरीदी है। ठीक है, हमने 11 अगस्त को सपोज़ करो मशीनरी खरीदी है। ठीक है, मशीनरी जो खरीदी है वो खरीदी है 20,000 की। ठीक है, तो उसकी जो वैल्यू है अभी क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट उसकी कितनी है, 20,000। ठीक है, तो जब भी हम उसको 2 साल यूज़ कर लेंगे, 3 साल यूज़ कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली उस मशीनरी की वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट हो जाएगी। डेप्रिशिएट मतलब उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, तो हमने जो अपनी बुक्स में रिकॉर्डिंग करनी है वो हमने एक्चुअल वैल्यू पे रिकॉर्ड करनी है, ना कि उसकी डेप्रिसिएशन को माइनस करके। डेप्रिसिएशन जो उसकी चार्ज करेंगे, ठीक है, हमने हमेशा अपनी बुक्स में जो मशीनरी की प्राइस है, जैसे हमने मशीनरी 20,000 की खरीदी है तो हमने बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में क्या करना है, 20,000 की ही शो करनी है। ठीक है, दैट इज़ कॉस्ट कंसेप्ट। समझ में आ रहा है? क्लियर? उसके बाद है अकाउंटिंग ईयर कंसेप्ट। अकाउंटिंग ईयर, ईच बिजनेस चूज अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड टू कंप्लीट ए साइकिल ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल मंथली, क्वार्टरली, एन्यू एज पर द फिजिकल और कैलेंडर ईयर। कहते हैं अकाउंटिंग ईयर में क्या होता है, जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो एक फ़िक्स्ड टाइम पीरियड के लिए करते हैं। जैसे कई लोग मंथली अकाउंटिंग करते हैं, कई लोग क्वार्टरली करते हैं, कई लोग हाफ ईयरली करते हैं और कई लोग ईयरली करते हैं। ठीक है, तो ये बिज़नेस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसके अकाउंटिंग ईयर को फॉलो करता है या मंथली हाफली अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली जो है वो अकाउंटिंग ईयरली होती है और वो ईयर होता है फाइनेंशियल ईयर। एक होता है कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर होता है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर और फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल टू 31। तो जो हम करते हैं, जो अकाउंटिंग करते हैं वो क्या करते हैं, फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करते हैं, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि जो भी हमने अकाउंटिंग करनी है वो फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए करनी है। और नॉर्मली वो क्या होता है, नॉर्मली वो जो होता है वो क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है हमारा, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। उसके बीच हमने क्या करनी है, उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हमने क्या करनी है, अकाउंटिंग करनी है। ठीक है, ये है अकाउंटिंग ईयर कंसेप्ट। उसके बाद क्या है, मैचिंग कंसेप्ट।
दिस प्रिंसिपल डिक्टेट्स दैट for every entry of revenue recorded in a given accounting period, an equal expenses entry has to be recorded for correctly calculating profit and loss in a given period. इसका मतलब है ये प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं कि जो भी हम रेवेन्यू कर रहे हैं, ठीक है, रेवेन्यू मतलब प्रॉफिट, ठीक है, जो भी हमारे प्रॉफिट हो रहे हैं और जो भी हमारे एक्सपेंसेस मतलब जो भी हमारे खर्चे हो रहे हैं, ठीक है, उसको क्या करना है, हमने रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड करके रखना है। जो भी हमारे प्रॉफिट हैं, जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, जो हमारे एक्सपेंसेस और हमारे प्रॉफिट हैं उनको हमने रिकॉर्ड करके रखना है, करेक्टली रिकॉर्ड करके रखना है, ठीक है। अगर सपोज करो हमें प्रॉफिट हो रहा है तो उस प्रॉफिट जो हमें वो प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट को अचीव करने के लिए, उस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए हमें जितने भी एक्सपेंसेस इनकर किए हैं वो भी दोनों साइमल्टेनियसली रिकॉर्ड करने हैं। हमने रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को एक साथ अपनी बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करके रखना है ताकि हम क्या कर सकें, करेक्टली कैलकुलेट कर सके अपने प्रॉफिट एंड लॉस को। हम क्या करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, हम 3 अकाउंट बनाते हैं एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर का क्या मतलब कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो 31 मार्च को हम कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं, 3 अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ये तीनों अकाउंट क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में ये होता है कि हमने कितने खर्चे किए हैं मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होता है ना एक जो प्रोडक्शन करता है, तो उसमें ये होता है कि हमने मैन्युफैक्चरिंग के दौरान कितने खर्चे किए हैं और कितना हमें प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। उसके बाद होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे हम डालते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब जो भी खर्चे करने के बाद के, जो भी मैन्युफैक्चरिंग जो भी हम मैन्युफैक्चर करते टाइम, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम जो भी खर्चे आते हैं वो हम डालते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग के बाद के खर्चे होते हैं, ठीक है, उसको सेल करने के, सपोज करो एडवर्टीज़मेंट का खर्चा हो गया, उसकी स्टोरेज का खर्चा हो गया, वेयर हाउसिंग का खर्चा हो गया, प्रोडक्ट को स्टोर करके रखा, प्रोडक्ट की क्या प्रोडक्ट को एडवर्टीज़ किया, वो सारे खर्चे हम किस में डालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे। उसके बाद आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या शो करते हैं हम अपने एसेट्स और लाइबिलिटी को। जो भी कंपनी की एसेट है, एसेट मीन कंपनी की जो भी प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, और लाइबिलिटीज़ मीन कंपनी ने जो भी पैसा देना है, जो भी कंपनी की देनदारियाँ हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एसेट और लाइबिलिटीज़ को हमने क्या करना है, अपनी अकाउंटिंग में शो करना है, ठीक है। तो क्लियर हो गया। फाइनेंशियल एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर हम कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं, 3 अकाउंट बनाते हैं। 1 इज़ ट्रेडिंग, 2nd इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड 3rd इज़ बैलेंस शीट। ये तीनों अकाउंट बनाते हैं जब भी हमारा फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है। क्लियर। उसके बाद है रियलाइजेशन कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट प्रॉफिट इज़ रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन इट इज़ अर्नड। प्रॉफिट को हम तभी रिकॉग्नाइज्ड करेंगे, प्रॉफिट को हम तभी बुक्स ऑफ एंट्री में डालेंगे जब वो एक्चुअली अर्न होगा हमें, ठीक है। An advance or fee paid is not considered a profit until the goods and services has been delivered to the buyer। कहते सपोज करो एक सेलर है, XYZ कंपनी है, ठीक है, उसमें जो उसमें वो क्या कर रही है, प्रोडक्ट को सेल कर रही है, ठीक है। मान लो अभी उसने आज क्या किया, आज प्रोडक्ट शिप कर दिया, मतलब ऑन द वे है प्रोडक्ट, उसने बेच दिया, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट जो बायर को डिलीवर होगा, बायर को कब डिलीवर होगा वो, ठीक है, 2 दिन बाद सपोज करो उसको डिलीवर होगा, तो वो अपनी बुक्स में आज के आज ही उसको प्रॉफिट जो है वो नहीं मान के चलेगा। वो कब मान के चलेगा प्रॉफिट, जब उसको एक्चुअली में प्रोडक्ट रिसीव हो गया, जब बायर को एक्चुअल में प्रोडक्ट रिसीव हो गया तब वो मान के चलेगा कि मुझे प्रॉफिट जो है, मुझे रेवेन्यू जनरेट हो गया है। जैसे कि आप ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट, कभी ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगवाते हो तो वो क्या करते हैं, आप बोलते हो ना कैश ऑन डिलीवरी लेना है, प्रोडक्ट हमारा जो है वो 1 हफ्ते पहले शिप हो जाता है, जब तक वो हमारे पास पहुंचता है 2 दिन बाद वो पहुंचता है प्रोडक्ट हमारे पास, ठीक है। जब हम उसको एक्चुअल में पेमेंट करते हैं, जब वो हमारे पास आता है प्रोडक्ट देने, जब हमने उससे सामान ले लिया और उसको पेमेंट कर दी, ठीक है, पेमेंट करके कंपनी के पास जब पेमेंट पहुँच जाएगी तब उसने रिकॉर्ड करना है कि मुझे प्रॉफिट जनरेट हो गया है। जब वो
प्रोडक्ट को शिप कर दिया तब वो अपनी बुक्स में अपने प्रॉफिट को, अपने रेवेन्यू को रिकॉर्ड नहीं करेगा। कब करेगा? जब कंपनी के पास एक्चुअल में कैश इन हैंड होगा। क्लियर? दैट इज़ कॉल्ड रियलाइजेशन कंसेप्ट। ओके, तो उसके बाद है हमारे अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या है? देयर आर 4 कन्वेंशंस। ठीक है, फर्स्ट इज़ कंजर्वेटिज्म। Conservatism is a convention by which when two values of a transaction are valuable, the lower value transaction is recorded. By this convention, profit should never be overestimated and देयर शुड ऑलवेज बी प्रोविज़न फॉर लॉसेस। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमने क्या करना है, प्रॉफिट को ज़्यादा शो नहीं करना होता। हमने क्या करना होता है कि ज़्यादा हमने किसके ऊपर फोकस करना होता है? एक्सपेंसेस के ऊपर। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? हमारे खर्चे। प्रॉफिट क्या होता है? हम रेवेन्यू क्या होता है? जो हमारा प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो कहते हैं हमने एक्सपेंसेस को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बुक्स अकाउंटिंग में शो करना है। एक्सपेंसेस को पहले रिकॉर्ड कर लेना है। जब सपोज करो हमें पता है कि हमारा खर्चा इस मंथ में, हमारा जो खर्चा है वो होने वाला है। ठीक है, तो उस खर्चे को हमने पहले से ही रिकॉर्ड कर लेना अपनी बुक्स में। क्यों? क्योंकि हम उसके लिए प्रोविज़न बना के रखें। प्रोविज़न मतलब आपने क्या करना है, आपको पता है कि हमारा ये खर्चा होने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए आप एक प्रोविज़न बनाओगे। प्रोविज़न फॉर एक्सपेंसेस उसको बोलते हैं। ठीक है, वो प्रोविज़न किसके लिए बनाते हैं? आप अपनी सेफ्टी के लिए। मुझे पता है कि मेरा खर्चा इस महीने मुझे 10,000 रुपया खर्चा होने वाला है, तो मैं पहले से ही उसके लिए सेविंग करने लगूंगा। वो होता है प्रोविज़न बनाना। प्रोविज़न मतलब पहले से ही आपने एक ऐसा अकाउंट खोल दिया जिसमें आप क्या करोगे, थोड़ा थोड़ा अपने जो है पैसे डालते रहोगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि खर्चा होना है मेरा। ठीक है, अगर प्रॉफिट आपको पहले हो गया, लेकिन वो सपोज करो आपको अभी सेल का ऑर्डर आ गया। ठीक है, आपको अभी ऑर्डर आ गया कि मुझे 10,000 प्रोडक्ट चाहिए, किसी कंपनी के मुझे 10,000 प्रोडक्ट चाहिए। आपको ऑर्डर मिल गया। ठीक है, आपने उसी टाइम पे प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करना। प्रॉफिट कब रिकॉर्ड करना है? जब आपके पास पैसे आ जाएंगे। प्रॉफिट आपने ऑर्डर दे दिया उसको, आपने ऑर्डर को डिलीवर कर दिया, जब डिलीवरी हो गई आपके पास कैश आ गया, तब आपने बुक्स में रिकॉर्ड करना है प्रॉफिट को। लेकिन एक्सपेंसेस को आपने पहले रिकॉर्ड कर लेना। क्यों रिकॉर्ड करना है? क्योंकि आपने उसकी प्रोविज़न बना के रखनी है। आपने उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर हो जाना है। आपके जो कंपनी में खर्चे आने हैं, आपने उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर हो जाना है। दैट इज़ कॉल्ड कंजर्वेटिव कंसेप्ट। कंजर्वेटिव कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है, आपने अपने एक्सपेंसेस को पहले रिकॉर्ड कर लेना ताकि आप उसकी प्रोविज़न बना सको, लेकिन जो आपके प्रॉफिट है उसको आपने पहले शो नहीं करना। ठीक है, उसके बाद है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी प्रिस्क्राइब द यूज़ ऑफ द सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल from one period of an accounting cycle to the next so that the same standards are applied to calculate profit and loss. Consistency concept के according क्या है? ये कहता है कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मैंने अकाउंटिंग प्रिंसिपल कंसेप्ट आपको कल बताया था। ठीक है, तो जो भी हमारे प्रिंसिपल्स हैं वो हमने एज इट इज़ फॉलो करने हैं। जो हमने एक फाइनेंशियल ईयर में फ़ॉलो किए हैं वही प्रिंसिपल हम नेक्स्ट ईयर में फ़ॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि इससे हमारी जो एक्यूरेसी शो होगी, हम इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमने आज जो मेथड, जो हमने इस ईयर मेथड लगाया वही मेथड से हम नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे तो क्या है, हम कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर हम कंपैरिजन कर सकेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें पिछले साल के कंपैरिजन इस साल कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है। ठीक है, हम अपनी एफिशिएंसी को चेक कर सकते हैं। तो ठीक है, तो ये क्या है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या है, हमें सेम रूल, सेम प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं। जो हमें इस साल प्रिंसिपल्स फॉलो किए हैं, जो हमें इस साल रूल एंड रेगुलेशन फॉलो किए हैं अकाउंटिंग में, वही हमने नेक्स्ट ईयर फॉलो करने हैं। क्लियर? उसके बाद है मटीरियलिटी कंसेप्ट। मटीरियलिटी मीन्स ऑल द मटीरियल फैक्ट शुड बी रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग। अकाउंटेंट शुड रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट डाटा एंड लीव आउट इनसिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन। मटीरियल मतलब इम्पोर्टेंट,
इम्पोर्टेंट और सफिशेंट मटेरियल इंफॉर्मेशन शो करनी है। कहते हैं हमने बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में वही इंफॉर्मेशन शो करनी है जिसकी कोई वैल्यू है, जिसकी इम्पोर्टेंट है, जो इंफॉर्मेशन हमें इम्पोर्टेंट लग रही है और जिसकी कोई मनी वैल्यू है। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन हो वो हमने ऐसे कोई भी जो एक इनसिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है, अनइम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो आपने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करनी है। क्लियर। उसके बाद क्या है, फुल डिस्क्लोज़र। फुल डिस्क्लोज़र कंसेप्ट है, हमने क्या करना है, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज़ करनी है। किसके लिए डिस्क्लोज़ करनी है, जो भी हमारे इंटरेस्टेड पार्टीज़ है। डिस्क्लोज़ मतलब ओपन करना। ठीक है, फुल डिस्क्लोज़र मतलब अपनी कंपनी की हर एक चीज़ को हमने ओपन कर देना है। किसके लिए ओपन करना है, इंटरेस्टेड पार्टीज़ के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए, जो भी हमारी कंपनीज़ के शेयर होल्डर्स हैं, जो भी हमारी कंपनी में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, उनके लिए हमने अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज़ करना है, ओपन कर देना है अपनी इंफॉर्मेशन को। ठीक है, ओके। किस किस जो हमारी कंपनी की इंफॉर्मेशन है वो कौन कौन सी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हो सकती हैं, जैसे कोई भी शेयर होल्डर्स हो गए। ठीक है, कोई कॉम्पिटिटर्स हैं, कोई क्रेडिटर्स हैं, कोई डेब्टर हैं। क्रेडिटर कौन होते हैं, जिन्होंने कंपनी में पैसा दिया है। ठीक है, जिन्होंने कंपनी को पैसा उधार दिया है, दैट इज़ कॉल्ड क्रेडिटर। डेब्टर कौन होते हैं, जिन्होंने कंपनी से पैसा लिया है। ठीक है, दैट आर डेटर्स। ठीक है, तो ये इन सब के लिए हमने क्या करना है, कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज़ करना है, सारी इंफॉर्मेशन को ओपन करना है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, तो कल हम करेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है, तो ये सारा क्या है, आपका अकाउंटिंग का बेसिक है। आपने क्या करना है, कंसेप्ट एंड कन्वेंशन को अच्छे से गो थ्रू करना है। मैं आपको ये पीपीटी सेंड कर दूँगी। ठीक है, तो अच्छे से गो थ्रू करके कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे पूछ लेना है। ओके बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे।